नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सबको कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं और ये जानकारियां जुड़ी हुई है कि यदि एक सर्विस पेंशनर अपनी उम्र पूरी कर ले और वो एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद उनके परिवार वालों को क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है। एक फैमिली पेंशनर को अपनी फैमिली पेंशन स्टार्ट करवाने के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए दूंगा। अक्सर ये देखा गया है कि सर्विस पेंशनर की डेथ के बाद में ये पता नहीं होता है कि अब क्या किया जाए। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद उस डेथ सर्टिफिकेट को किस किस को भेजा जाए, कहाँ कहाँ सूचित किया जाए और फॉर्म कौन से होते हैं जिनको कि फिल करके बैंक, रिकॉर्ड, पीसीडीए, ओआरओ, MP5 इन सबको भेजना होता है। तो आपको मैं इस वीडियो के जरिए वो फॉर्म भी अवेलेबल कराऊंगा जो कि भर के सीधा बैंक, रिकॉर्ड, पीसीडीए और ओआरओ को भेज सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट वाइज। सबसे पहले एक्शंस टू बी टेकन बाय द स्पाउस ऑब्लिक एनओके ऑन डिमाइज ऑफ एन एक्स सर्विसमैन पेंशनर। व्हेन एन एक्स सर्विसमैन पेंशनर एक्सपायर्स देयर आर सर्टेन एक्शंस टू बी टेकन बाय द स्पाउस और एनओके। Commencement of family pension, entitlements and updating of records at all levels will depend on timely and correct intimation of the death। यानी किसी एक्स सर्विसमैन पेंशनर की डेथ होने के बाद एनओके और स्पोस द्वारा वो कौन कौन से कदम उठाए जाना चाहिए ताकि करेक्टली रिकॉर्ड सब जगह अपडेट हो सके और डेथ की सूचना सही समय पे पहुंच सके ताकि जो फैमिली पेंशन समय पे स्टार्ट हो सके। देखिए, सबसे पहले ऑब्टेन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर कॉज ऑफ डेथ एंड डेथ सर्टिफिकेट। यानी नेचुरल डेथ है तो डेथ सर्टिफिकेट ही सफिशिएंट है। अदरवाइज यदि कोई बीमारी के कारण डेथ होती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेना है। उसके बाद प्रेजेंट योरसेल्फ एट द बैंक ब्रांच, डिपॉजिट आइडेंटिटी प्रूफ, लाइफ सर्टिफिकेट एंड एन अंडरटेकिंग फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेंशन इन द एग्जिस्टिंग पेंशन जॉइंट अकाउंट, जिसका फॉर्म मैं आगे बताऊंगा आपको। बैंक में जाके डेथ सर्टिफिकेट के साथ प्लस जो पीपीओ और डिस्चार्ज बुक की कॉपी लेके और आइडेंटिटी प्रूफ, लाइफ सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग देना है ताकि सर्विस पेंशनर की जो सर्विस पेंशन है वो बंद हो सके और फैमिली पेंशन शुरू हो सके। तो बैंक में से जो पेंशन ले रहे हैं उनको बैंक में जाना है। जिनकी पेंशन का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है उनको स्पर्श में ऑनलाइन फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करना है। फिर सबमिट एप्लीकेशन अलोंग विथ डेथ सर्टिफिकेट टू पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, डीपीडीओ, सीपीपीसी, स्पर्श थ्रू योर बैंक और अपने आप से ऑन माइग्रेशन टू स्पर्श। दिस एक्शन इज ऑनलाइन। यानी जो पीडीए है उसको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो ऑनलाइन फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्लेम फॉर लाइफ टाइम एरियर्स LTA। यानी ऐसा कोई एरियर जो किसी एक सर्विस पेंशनर की डेथ से लेके फैमिली पेंशन स्टार्ट होने तक जो एनओके और स्पोस को नहीं मिला है तो वो LTA के लिए फॉर्म भर के जहाँ से पेंशन मिल रही हो उनको सबमिट करना है ताकि जो बचा हुआ एरियर है वो फैमिली पेंशन के खाते में क्रेडिट हो सके। इसी के साथ साथ रिकॉर्ड ऑफिस जैसी OR के लिए, MP5 ऑफिसर के लिए और इन दोनों के लिए PCDA, इन सब को सूचित करना है। इसके बाद आप सबको बताया कि एक एक्स सर्विसमैन का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर भी होता है। तो आर्मी वालों के लिए AGIF होता है, एयरफोर्स वालों के लिए AFGIS होता है और नेवी वालों के लिए नेवल GIS होता है। तो अप्लाई फॉर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर विथ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड और जो दूसरी एजेंसी है समानांतर उनमें। तो यदि जो क्लोज है EI का, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर का, उसके मुताबिक डेथ उसमें कवर कर रहा है तो 7.5 लाख रुपए प्रेजेंटली जो जैसी OR के लिए है, 15 लाख रुपए ऑफिसर के लिए, तो वो क्लेम मिलेगा। यदि क्लेम बाढ़ हो चुका है, जो कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है, तो इस दौरान ये क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए EI सर्टिफिकेट को घर में जो रखा हुआ है उसको लेना है और उसको ओरिजिनली आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को डेथ सर्टिफिकेट के साथ सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है
अप्लाई फॉर डिमाइज ग्रांट विद द कंसर्न स्टेशन हेडक्वार्टर JCO and OR and ADLRS with डिपेंडेंट CSD ऑल रैंक्स। जो एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में डिमाइज ग्रांट मिलता है उसके लिए नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर में सूचित करना है। इसके बाद कैंटीन द्वारा ADLRS दिया जाता है। तो ADLRS का 10,000 रुपये लेने के लिए फॉर्म है जो अपने कैंटीन में सबमिट करना है। नेक्स्ट है रिटर्न एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड टू जिला सैनिक बोर्ड एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स आइडेंटिटी कार्ड टू स्टेशन हेडक्वार्टर। अप्लाई विथ जिला सैनिक बोर्ड फॉर न्यू आइडेंटिटी कार्ड फॉर स्पाउस। जो फैमिली पेंशनर होगी वो अपने हस्बैंड का आइडेंटिटी कार्ड है जो कंसर्न जगह पे जमा कर दें। यदि JCOR है तो जिला सैनिक बोर्ड में और अफसर है तो स्टेशन हेडक्वार्टर में। उसके बाद खुद के लिए स्पाउस आइडेंटिटी कार्ड यानी फैमिली पेंशनर का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको जिला सैनिक बोर्ड में अप्लाई करें। नेक्स्ट है ECHS कार्ड भी बनाने होंगे। लॉग इन टू ECHS वेबसाइट टू ब्लॉक द ECHS कार्ड्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन पेंशनर। तो पहले तो जो एक्स सर्विसमैन जिसकी डेथ हो चुकी है उसका कार्ड को ब्लॉक करना है बाय अपलोडिंग द डेथ सर्टिफिकेट। तो ECHS की ये वेबसाइट है। उसके बाद ECHS में जो स्पाउस है जो फैमिली पेंशनर है वो अपने लिए प्राइमरी मेंबरशिप यानी जो प्राइमरी बेनिफिशियरी के लिए कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ CSD। पहले जब CSD में जो सर्विस पेंशनर होता है तो वो प्राइमरी मेंबर होता है। उनकी डेथ के बाद जो फैमिली पेंशनर होंगे वो प्राइमरी बेनिफिशियरी बनेंगे। तो CSD कार्ड को भी दोबारा से अप्लाई करना है और जो फैमिली पेंशनर होंगे वो अपने आप को वहाँ पे प्राइमरी बेनिफिशियरी दिखाएं। नेक्स्ट है राइट टू इंश्योरेंस कंपनीज फॉर रिलेवेंट क्लेम्स। किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी एक्स सर्विसमैन की थी जिसमें LIC हो सकती है या दूसरी कोई भी प्राइवेट एजेंसीज के जरिए जो पॉलिसीज़ की हुई होती है इंश्योरेंस पॉलिसीज़, तो उन इंश्योरेंस कंपनीज से संपर्क करना है, उनको डेथ सर्टिफिकेट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ताकि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो फैमिली पेंशनर और स्पाउस को मिल सके। नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ ऑल असेट्स एंड प्रॉपर्टी। ये वाजिब है कि एक इंसान होता है उससे जुड़ी हुई कुछ असेट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उनकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए इन सभी एसेट्स और प्रॉपर्टी में जो नामकरण है वो अपने नाम पे कराएं। अब एक्स सर्विसमैन में कुछ एक एक्स सर्विसमैन है जो NSP वेपन के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास NSP वेपन होता है। इसके साथ साथ प्राइवेट वेपन भी होता है। तो किसी भी प्रकार का वेपन है तो सर्विस पेंशनर यानी एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो NSP वेपन को जमा कर दें और दूसरे प्रकार के कोई भी प्राइवेट वेपन है तो वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। नेक्स्ट है क्लियर आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन क्रेडिट कार्ड्स और एनी लोन अकाउंट। एक्स सर्विसमैन के पास में यदि क्रेडिट कार्ड था या फिर लोन ले रखा था तो डेथ के बाद में क्रेडिट कार्ड, इसके साथ साथ जो मोबाइल है उनके पोस्ट पेड बिल्स, इन सब को पेड कर दें। पेड करने के बाद में इनको बंद करवा दें और यदि लोन अकाउंट है तो उसमें भी कोई ड्यूज है तो उसको भी क्लियर करें। नेक्स्ट है क्लेम फॉर एनी इंश्योरेंस स्कीम अटैच टू FD, बैंक बैलेंसेज और एनी अदर स्कीम एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि DSP अकाउंट होते हैं SBI में, इसी प्रकार हर एक बैंक में जो डिफेंस एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स के लिए सैलरी और पेंशन पैकेज के तौर पर अकाउंट खोलते हैं उनमें उनको वित्तीय लाभ मिलता है। तो एक्सीडेंटल कोई डेथ है तो उसके बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसेस है। साथ ही साथ किसी भी सेविंग और सैलरी बैंक अकाउंट में जो ATM होता है उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है, चाहे वो DSP अकाउंट हो या ना हो। तो उसको क्लेम करने के लिए भी प्रोसेस बैंक में जाके शुरू करना चाहिए। और फाइनली है इंटीमेट डेथ टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर क्लोजिंग द फाइल। एक्स सर्विसमैन जब सर्विस कर रहे थे उस दौरान या बाद में ITR भरना शुरू किया है तो वहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है और इस फाइल को क्लोज करने के लिए
आईटी डिपार्टमेंट को संपर्क करके ज़रूरी दस्तावेज दे के उनको बता दें कि ये जो आदमी है इनकी डेथ हो चुकी है और इनकी इनकम टैक्स की फ़ाइल को अब बंद कर दिया जाए। तो अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी है वो ये थी कि एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद एनओके और स्पोस को कौन कौन सी कार्रवाई करनी है। अब इन कार्रवाइयों के लिए यहाँ पे रेडीली आपको फॉर्म भी अवेलेबल करा रहा हूँ। इन फॉर्म के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए आप सिंपली इनको फिल करके कंसर्न अथॉरिटी को जमा कर सकते हैं। पहले यदि कोई अधिकारी है, दिल्ली में निवास कर रहे थे, तो ब्रैड स्क्वायर में अंतिम संस्कार के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर को एक लेटर जाता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लेटर भर के और स्टेशन हेडक्वार्टर को, स्टेशन कमांडर को देना है ताकि वहाँ पे जो लास्ट राइट्स के लिए जगह अलॉट हो सके। नेक्स्ट है लेटर फॉर फैमिली पेंशन। यदि इस पर्स के अलावा कहीं से भी पेंशन ले रहे थे सर्विस पेंशनर, तो उनकी वाइफ को चाहिए कि ये एप्लीकेशन भर के वहाँ पे जमा कर दें, जिसमें आर्मी नंबर, रैंक नेम, जो ब्रांच मैनेजर या डीपीडीओ पोस्ट ऑफिस जो भी है उनका, यहाँ पे जो हेड है उनका नाम, फिर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन ऑन डिमाइज ऑफ पेंशनर, जिसमें यहाँ पे जो जॉइंट एसबी अकाउंट है वो लिखना है, आर्मी नंबर, रैंक नेम लिखना है, डेट ऑफ डेथ लिखना है और कारण लिखना है। साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट नंबर लिखते हुए कहाँ से जारी हुआ है, किस तारीख को जारी हुआ है, ये इसके साथ में लगाना है। और आगे इसमें लिखना है कि वो आपकी बैंक से जो सर्विस पेंशन ले रहे थे, अब आप इनकी सर्विस पेंशन डेट ऑफ डेथ से बंद कर दो और फैमिली पेंशन मेरे नाम पे शुरू कर दो। इसमें अपने हस्ताक्षर करने हैं। साथ में इसकी कॉपी रिकॉर्ड ऑफिस या अधिकारी है तो ओआरओ को और पीसीडीए पेंशन प्रयागराज को भेजनी है। इसके साथ पुराना पीपीओ लगा सकते हैं, डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगा सकते हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लिख के और बैंक को जमा करना है। तो इससे फैमिली पेंशन स्टार्ट होने का प्रोसेस बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लेटर फॉर इश्यू ऑफ सर्विस पर्टिकुलर्स बुकलेट फॉर विडो ऑब्लिक डिस्चार्ज बुक। पहले जब एक सर्विस पेंशनर यानी एक्स सर्विसमैन होता है तो उनको डिस्चार्ज बुक मिल जाती है और सर्विस पर्टिकुलर भी मिल जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद में रिकॉर्ड ऑफिस और अफसर रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखना है कि फैमिली पेंशनर के नाम पर सर्विस पर्टिकुलर जारी करें और डिस्चार्ज बुक जारी करें। तो डिस्चार्ज बुक वही काम आएगी, लेकिन जो सर्विस पर्टिकुलर्स है वो विडो के नाम पे जारी होंगे। तो यहाँ पे आर्मी नंबर, रैंक नेम और रिकॉर्ड ऑफिस को एड्रेस किया गया है। सब्जेक्ट है इश्यू ऑफ सर्विस पर्टिकुलर्स बुकलेट फॉर विडो ऑब्लिक डिस्चार्ज बुक। डिस्चार्ज बुक में जिला सैनिक बोर्ड से अपडेट करवा लेना है कि सर्विस पेंशनर की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे मोस्टली वही जानकारी लिखनी है, आर्मी नंबर, रैंक नेम, कितने तारीख को डेथ हुई है, कारण क्या था, डेथ सर्टिफिकेट कॉपी लगानी है। साथ ही साथ लिखना है मे आई रिक्वेस्ट यू टू डिपॉजिट माई हस्बैंड सर्विस बुकलेट और डिस्चार्ज बुक, काइंडली इश्यू ए न्यू सर्विस बुकलेट ऑन माई नेम, आई एम एनक्लोजिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ माई पेन एंड आधार कार्ड। तो ये लेटर है जो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देना है और इसको आप यदि जिला सैनिक बोर्ड के जरिए भेजते हो तो और भी अच्छा रहता है। इसके साथ में आपको ये ओरिजिनल जो सर्विस पर्टिकुलर्स और डिस्चार्ज बुक अटैच कर देनी है ताकि आपको नए सर्विस पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी हो जाए। अब जो कैंटीन कार्ड है उसमें अपने आप को प्राइमरी बेनिफिशियरी बनवाना है ताकि उसमें जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा मिले। लेटर फॉर अप्लाइंग फॉर विडोज कैंटीन कार्ड, तो इसके लिए ये एप्लीकेशन है जो आप देख पा रहे हैं और अपने नज़दीक के डिपेंडेंट कैंटीन में इस एप्लीकेशन को जमा करना है, जिसमें आपको वही बात लिखनी है, डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, साथ ही साथ जो उनके एक्स सर्विसमैन के कैंटीन कार्ड थे उनको जमा करना है और अपने कैंटीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान यदि कैंटीन द्वारा जो एक्स सर्विसमैन के कार्ड जमा नहीं किया जाते हैं तो अपने पास रखने हैं। जब आपके कार्ड बन के आ जाए तो उन कार्ड को जमा कर देना है। मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली असिस्ट मी इन गेटिंग द न्यू कैंटीन स्मार्ट कार्ड्स प्रिपेयर्ड, द डिटेल्स ऑफ द ओल्ड कार्ड्स आर एज अंडर, उनके नंबर यहाँ पे लिख देना है। आई एम एनक्लोजिंग द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड, इसके साथ में स्मार्ट कार्ड बनाने की एप्लीकेशन लगानी है और डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। तो इस प्रकार कैंटीन कार्ड भी बन जाएंगे। फिर आप अप्लाई करेंगे 10,000 रुपीज़ के लिए जो ADLRS मिलता है,
अश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स स्कीम, यानी ये एक डिफेंस की स्कीम है जिसमें डिपेंडेंट कैंटीन जहाँ से एक्स सर्विसमैन सामान लेते थे वहाँ से लास्ट राइट्स के लिए यानी अंतिम क्रियाक्रम के लिए उनके दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं और ये अंतिम संस्कार से पहले ही दिए जाते हैं। तो इसके लिए समय पे सूचित करना है स्टेशन हेडक्वार्टर को। क्लेम करने के लिए ये एप्लीकेशन है क्लेमिंग ADLRS। कहानी इसमें सेम लिखनी है। मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली असिस्ट मी इन गेटिंग द अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज ADLRS। आई एम एनक्लोजिंग द कॉपीज ऑफ द ओल्ड कार्ड्स फॉर रेफरेंस। द डिटेल्स ऑफ द ओल्ड कार्ड्स आर एज फॉलोज। यहाँ ग्रोसरी कार्ड और लिक्वर कार्ड के नंबर लिखने हैं और जो अकाउंट नंबर अपना डाल सकते हैं ताकि यदि वो NEFT करना चाहे तो कैंटीन NEFT कर सकती है, नहीं तो चेक आपके नाम पे मिल जाएगा। इस प्रकार ADLRS का भी हो गया। अब आपकी जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक्सटेंडेड पॉलिसी है उसके लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को लिखना है, जिसमें लिखेंगे इनकेसमेंट ऑफ एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, उसकी डेट लिखनी है और किसको जारी हुआ था एक्स सर्विसमैन के पर्टिकुलर लिखना है। आगे आप बताएंगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट माई हस्बैंड आर्मी नंबर रैंक नेम हैज़ एक्सपायर्ड ऑन और कारण डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ है उसकी जानकारी आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे आई एम एनक्लोजिंग द एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट फॉर इनकेसमेंट ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट इज। यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखना है और अपना बैंक डिटेल यहाँ पे लिखना है। ये लेटर भेजने के बाद में AGI की ओर से आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट को और एफिडेविट्स को फिल करवा के कंप्लीट करके आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को सबमिट कर देना है। और यदि टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस लागू है, तो अधिकारियों की स्पोज को 15 लाख और JCO एंड OR की स्पोज को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब फाइनल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेटर फॉर डिपोजिशन ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स आइडेंटिटी कार्ड इंडियन आर्मी वेटरन्स कार्ड इश्यूड बाय आर्मी। तो ये कर्नल, वेटरन और स्टेशन हेडक्वार्टर को जमा करना है, यह है अधिकारियों के लिए। तो इस एप्लीकेशन को भर के अधिकारी का जो कार्ड है वो जमा करवा देना है। और यदि एक्स सर्विसमैन है, JCO OR है, तो जिला सैनिक बोर्ड में जाके कार्ड को जमा करवा देना है। इसमें आप यहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड लिख सकते हैं और यहाँ पे रिटायर्ड अफसर की जगह JCO OR या जो भी एक्स सर्विसमैन है वो लिख के जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडीली अवेलेबल फॉर्म भी मैंने 7 फॉर्म अवेलेबल कराए हैं, जिसके जरिए कि एक विडो को और जो फैमिली पेंशनर उनको आसानी हो इन फॉर्म को डाउनलोड करें और टाइप करवाएं, भर के और कंप्लीट फॉर्मेलिटी करते हुए सब जगह जमा कर दें। साथ ही साथ जहाँ पे भी आप अपना क्लेम जमा कर रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको रिसिप्ट जरूर लेनी है, यानी इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवाएं। और बैंक में जा रहे हैं, फैमिली पेंशन के लिए दे रहे हैं, तो कभी कभी बैंक वाले जो फैमिली पेंशन शुरू नहीं करते हैं और जो सर्विस पेंशन है उसको बंद ही नहीं करते, 3-4 महीने 5 महीने ऊपर हो जाते हैं, फिर अचानक बंद करते हैं और फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए भी फिर समय लगता है। और फैमिली पेंशन स्टार्ट हो भी जाती है तो उसमें से फिर रिकवरी करते हैं। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जहाँ कहीं भी अपना लेटर दे रहे हैं तो उसकी एक रिसीविंग कि हाँ बैंक में मिल गया है, जिला सैनिक बोर्ड में मिल गया है, कैंटीन में मिल गया है, PCDA को, AGI को, अफसर रिकॉर्ड ऑफिस को, इन सब को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आपने किया है तो उसकी स्लिप को संभाल के रखें, उस एप्लीकेशन के ऊपर चिपका के रखें, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें बाद में ज़्यादा काम आती हैं। आपका कोई काम समय पे ना हो, आप दूसरा कदम उठाने जाए तो उस समय आपके पास में यदि रिसीविंग रिसिप्ट और ये जो पोस्ट ऑफिस की स्लिप होगी तो आपका काम और भी जल्दी होगा। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में ये जानकारी देने की कोशिश करी कि यदि एक एक्स सर्विसमैन और सर्विस पेंशनर की डेथ हो जाए, एक वेटरन की डेथ हो जाए, तो उसके बाद उनके घर वालों को क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है। साथ ही मैंने फॉर्म भी अवेलेबल कराए हैं ताकि इनको भर के अपना काम जल्दी करवा सकें। इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास में जानकारी पहुंच सके। जानकारी लेके रखना हम सब का दायित्व है। हमारा कभी भी ये मकसद नहीं होता है कि किसी आदमी की डेथ हो, भगवान सबको लंबी उम्र दे, लेकिन जानकारी के अभाव में भटकना ये कहीं न्याय नहीं है।
तो इस वीडियो को आप शेयर करते रहें, और चैनल पे आप नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.